नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको कराने जा रहा हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एमपीटेट परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? ए बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी शैशवावस्था या फिर डी प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ए बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को दोस्तों गैंगेज भी कहा जाता है। और दोस्तों, गैंगेज को और नाम से भी जाना जाता है, जैसे टोली अवस्था, समूह अवस्था। और दोस्तों, एग्ज़ाम में आपसे अगर इसकी उम्र पूछे तो दोस्तों इसकी उम्र होती है 8 से 10 वर्ष इसकी उम्र होती है गैंगेज की। दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एमपीटेट के लिए, जो आपको 5 मार्च का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए स्पीयरमैन, बी गिलफोर्ड, सी गैने या फिर डी पावलोव। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ए स्पीयरमैन बुद्धि के द्विखंड का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न, वीडियो के एंड तक जरूर देखें दोस्तों। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ए बुद्धि, बी सृजनात्मकता, सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा बी सृजनात्मकता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान यानी NIVH कहाँ स्थित है? ए शिमला, बी कोलकाता, सी देहरादून या फिर डी दिल्ली। तो दोस्तों, NIHS संस्था जो है यह देहरादून में स्थित है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? ए व्यवहारिकता का सिद्धांत, सी ज्ञानात्मक सिद्धांत, सी मनोविश्लेषण सिद्धांत या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ए व्यवहारिकता का सिद्धांत। तो दोस्तों, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर इस्तेमाल किया था और इनके सिद्धांत को प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्ति का नहीं है? ए मिलनसार, बी नेतृत्व शक्ति, सी आक्रामक स्वभाव या फिर डी दुआ स्वप्न देखने वाला। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा डी दुआ स्वप्न देखने वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। समाजीकरण क्या है? ए सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, बी समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, सी शिक्षा एवं पढ़ाई के बीच संबंध या फिर डी यह सभी। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा समाजीकरण समाज एवं समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थी को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है? ए शैक्षिक प्रवृत्तियाँ, बी प्रयोजनात्मक उपागम, सी लैंगिक पूर्वाग्रह या फिर डी प्रगतिशील चिंतन। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी लैंगिक पूर्वाग्रह यानी जेंडर बाइस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। छात्रों में चोरी करने की आदत को दूर कैसे किया जा सकता है? ए बालकों को परितोषित देकर, बी उदाहरण देकर, सी ताड़ना देकर या फिर डी सजा देकर। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा उदाहरण देकर। सजा तो हमें दोस्तों बच्चों को देनी ही नहीं है। अगला प्रश्न, आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं? ए उच्च स्वर में बोलकर, बी श्यामपट्ट पर लिखकर, सी चित्र बनाकर या फिर डी उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा डी उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? ए उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण, बी छात्र, अध्यापक व उद्देश्य, सी छात्र, समाज व अधिगम के अनुभव, डी छात्र या परीक्षा का परिणाम। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ए उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। चलते हैं अगली प्रश्न तरफ दोस्तों। समस्या के अचानक समाधान की वकालत
करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है? ए संक्रियात्मक अधिगम, बी सूचकांक सिद्धांत, सी प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, या फिर डी अनुबंधन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी सूचकांक सिद्धांत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है? यह प्रेरणात्मक होती है, बी यह हमारे व्यवहार का आधार होती है, सी यह अस्थायी होती है, या फिर डी यह सीखी जाती है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी। दोस्तों यह अस्थायी होती है। चलते हैं अगली प्रश्न तरफ दोस्तों। एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यावश्यक है। ए अधिगम की कठिनाई को, बी उसके व्यक्तित्व को, सी उसके घर के वातावरण को, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ दोस्तों। विद्यालयी बच्चों में निम्न अभिप्रेरण किसके कारण होती है? ए अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता, बी पाठ्यचर्या कठिनाई स्तर, सी अभिभावकों द्वारा अधिगम हेतु प्रोत्साहन न किए जाना, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नैदानिक परीक्षा यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए छात्र की कठिनाई की विशेष प्रकृति को जानना, बी अकादमिक कठिनाई के कारण का पता लगाना, सी उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है बी अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न तरफ। दोस्तों 5 मार्क को होने वाले एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को भी लाभ मिले इस वीडियो का। बच्चों को दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? ए पुरस्कार द्वारा उन्हें अभिप्रेरित करना, बी अध्ययन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना, सी वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग, या फिर डी ट्यूशन शिक्षण। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? ए बुद्धि की प्रकृति, बी अधिगम में अभिप्रेरणक की भूमिका, सी मूल्यों का विकास, या फिर डी किशोरावस्था का विकास। तो दोस्तों हॉल का सिद्धांत किशोरावस्था विकास का व्याख्या करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। विकास कभी ना साफ होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ए दोस्तों यहाँ होगा समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यहाँ पर टाइपिंग में मिसप्रिंट है। ए निरंतरता का सिद्धांत, बी एकीकरण का सिद्धांत, सी अंत्यक्रिया का सिद्धांत, या फिर डी यह सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए निरंतरता का सिद्धांत। तो दोस्तों विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ दोस्तों। मानव जाति में भी कौन से व्यक्तित्व निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? ए पर्यावरण का अंतर, बी आनुवंशिकता का अंतर, सी आनुवंशिकता का पर्यावरण की अंतरक्रिया, या फिर डी पारिवारिक क्लेश। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी आनुवंशिकता की पर्यावरण की अंतरक्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? ए परिवार में गरीबी, बी कक्षा में नींद आना, सी स्नेह का अभाव, या फिर डी पारिवारिक क्लेश। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी कक्षा में नींद आना। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न तरफ दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है, इस पर आपको ध्यान देना है। निम्न में कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ए एक तत्व का सिद्धांत, बी द्वितत्व का सिद्धांत, सी बहुतत्व का सिद्धांत, या फिर डी प्रतिज्ञा गमन का सिद्धांत। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी प्रतिज्ञा गमन का सिद्धांत। दोस्तों यह कोई बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, और बाकी ये तीनों एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत ये बुद्धि के सिद्धांत हैं। चलते हैं अगली प्रश्न की तरफ दोस्तों। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? ए जॉन डेवी, बी रॉस, सी वुडवर्थ, या फिर डी ड्रेवर। तो दोस्तों चिंतन सोच की चर्चा ए जॉन डेवी ने की है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों।
प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT व्यक्तित्व को मापने की एक क्या है? ए आत्मनिष्ठ तकनीक, बी वस्तुनिष्ठ तकनीक, सी प्रक्षेपीय तकनीक या फिर डी प्रयोगात्मक तकनीक। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी प्रक्षेपीय तकनीक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है? ए व्यक्तित्व निर्माण में, बी कक्षा शिक्षण में, सी अनुशासन में या फिर डी यह सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी यह सभी संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए? ए दूसरे सामने बच्चों के साथ, बी विशेष विद्यालय में, सी विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। तो यहाँ दोस्तों सामान्य होगा, मिसप्रिंट है ये। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न तरफ। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयुक्तता यह है कि ए इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, बी इससे उनका कौशल बढ़ता है, सी उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है या फिर डी बुनियादी में सफल बन जाते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? ए चित्र, बी प्रतीक एवं चित्र, सी मांसपेशी क्रियाएं या फिर डी भाषा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी भाषा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? ए डिस्फेजिया, बी डिस्प्रैक्सिया, सी डिसलेक्सिया या फिर डी डिस्कैल्कुलिया। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए डिस्फेजिया। चलते हैं दोस्तों अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। वनमानुष पर प्रयोग किसने किया? ए कोहलर, बी जीन पियाजे, सी स्किनर या फिर डी पावलोव। तो दोस्तों वनमानुष पर प्रयोग कोहलर ने किया था और उस वनमानुष का नाम था सुल्तान। चलते हैं दोस्तों अपने होमवर्क क्वेश्चन तरफ। पढ़ने लिखने की अक्षमता को क्या कहते हैं? ए डिस्कैल्कुलिया, बी डिसलेक्सिया, सी डिस्प्रैक्सिया या फिर डी डिस्फेजिया। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे DSSCT चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।